वेलकम टू इंस्पायर फिजिक्स क्लासेस फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए फिर से कुछ फिजिक्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आ गया हूं। दोस्तों, जो फिजिक्स के क्वेश्चन हैं आज के हमारे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। आप इन सभी क्वेश्चनों को सोल्व करें और इन क्वेश्चनों से आप अपनी नॉलेज का भी पता लगा सकते हैं। दोस्तों, यदि आप इन क्वेश्चनों में से यदि 6 या 7 क्वेश्चन भी सही कर रहे हैं तो दोस्तों आपकी फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी है और आप एयरफोर्स में यानी जो फिजिक्स का पेपर होता है उसको आप आसानी से पास कर सकते हैं। दोस्तों, आप इन क्वेश्चनों को सोल्व करें और अपने इनकी जो आपकी तैयारी है उसका पता लगाएं कि आपकी तैयारी कैसी है। दोस्तों, यदि आप इन ये क्वेश्चन को आपको सही लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। दोस्तों, शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। अब आज का पहला क्वेश्चन है, सरल आवर्त गति करते हुए कण का कालांतर π/2 है जब इसकी वेग अधिकतम होगी, त्वरण अधिकतम होगा, ऊर्जा अधिकतम होगी या विस्थापन अधिकतम होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई पार्टिकल है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है। जब इसकी जो कला होती है दोस्तों यदि π/2 होती है तो हमें बताना है कि कौन सी राशि अधिकतम होगी यानी कौन सी क्वांटिटी मैक्सिमम होगी। दोस्तों याद रखना, यदि कण यानी जो पार्टिकल यहाँ पर स्थित होता है तो इस स्थान पर इसकी जो कला होती है दोस्तों वो 2π होती है। इस स्थान पर जो कला होती है दोस्तों वो π होती है। यदि पार्टिकल यहाँ पर होता है तो यहाँ पर इसकी कला होती है π/2 और यहाँ पर होती है हमारी 3π/2। यहाँ पर होती है 3π/2। दोस्तों हमें पूछा गया है π/2 कलांतर पर, यानी कि दोस्तों π/2 कला पर कण यहाँ पर स्थित होता है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोस्तों ये कण चरम बिंदु पर स्थित होता है और सिंपल हार्मोनिक मोशन के अंदर यदि पार्टिकल चरम बिंदु पर स्थित होता है तो इसकी जो वेलोसिटी होती है दोस्तों इसका मान 0 होता है यानी न्यूनतम प्राप्त होता है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर ए वाला वो रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे ऑप्शन में हमें दिया हुआ है त्वरण यानी एसिलेशन दिया हुआ है। तो हम जानते हैं जो एसिलेशन का मान जो हमारा चरम बिंदु पर होता है दोस्तों हमारा मैक्सिमम प्राप्त होता है, यानी कि एसिलेशन और त्वरण का मान हमारा चरम बिंदु पर मैक्सिमम होता है। तो इस हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरे ऑप्शन में हमें दिया हुआ है ऊर्जा, यानी दोस्तों जो एनर्जी होती है उसका फॉर्मूला होता है 1/2 mv² होती है। तो यहाँ पर अपन देखते हैं कि दोस्तों चरम बिंदु पर जो हमारी वेलोसिटी का मान होता है वो न्यूनतम होता है, 0 प्राप्त होता है। तो इसकी एनर्जी का मान भी हमारा यहाँ पर न्यूनतम प्राप्त होगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा और डी वाले ऑप्शन में दिया हुआ है डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन दिया हुआ है। तो अपन देखते हैं कि दोस्तों जो कण है वो चरम बिंदु पर स्थित है, यानी कि जो माध्यम स्थिति से इसकी जो दूरी है वो मैक्सिमम है यानी डिस्प्लेसमेंट है हमारा अधिकतम प्राप्त होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि हमारा जो ऑप्शन बी हुआ है और हमारे डी है दोनों सही है, यानी त्वरण भी अधिकतम होता है और विस्थापन भी अधिकतम होता है जब जो पार्टिकल होता है वो π/2 कला पर होता है। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर जाएंगे बी और डी वाले। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कण माध्यम स्थिति से सरल आवर्त गति प्रारंभ करता है जिसका आयाम a तथा आवर्तकाल t है। किसी समय पर इसकी गति अधिकतम गति की आधी होती है तो कण का विस्थापन y होगा। यानी दोस्तों हमें दिया हुआ है कि कोई कण है जो सरल आवर्त गति करता है और उसका जो आयाम है वो a है, आवर्तकाल t है और हमें दिया हुआ है इसकी जो अधिकतम यानी कि दोस्तों इसकी जो गति है v वो अधिकतम गति की आधी होती है यानी v मैक्सिमम की हाफ है। तो हमें बताना है कि जो विस्थापन है वो y कितना होगा। दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा सरल आवर्त गति के अंदर जो हमारी वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, याद रखना ओमेगा इंटू रूट में होता है a² माइनस y² होता है। और दोस्तों जो वे मैक्सिमम का मान होता है यानी कि वी मैक्सिमम कहाँ पर होता है दोस्तों माध्यम स्थिति पर होता है, यानी कि जब विस्थापन 0 होता है। तो यदि y का मान 0 रखते हैं तो हमारा वी मैक्सिमम का मान प्राप्त होता है ओमेगा a। दोस्तों यहाँ से अपन v का मान और v मैक्सिमम का मान इस इक्वेशन में रखेंगे तो हमारी जो इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी वो जाएगी ओमेगा रूट में a² माइनस के y² इक्वल टू में v मैक्सिमम का मान रखेंगे ओमेगा a और अपॉन में हो जाएगा 2। दोस्तों यहाँ से अपन y का मान निकाल लेंगे यानी विस्थापन y का मान निकाल लेंगे तो ओमेगा से ओमेगा कैंसिल हो जाएगा और दोनों पदों का यदि स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या प्राप्त होगा, a² माइनस के y² इक्वल टू में प्राप्त हो जाएगा a²/4 प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों इस a² को अपन n की इधर लेकर के जाएंगे और y को यानी पॉजिटिव करेंगे तो जो हमारा y² जो प्राप्त हो जाएगा वो प्राप्त हो जाएगा हमें 3a²/4 प्राप्त हो जाएगा। यहाँ से यदि अपन y का मान निकालते हैं तो दोस्तों हमें प्राप्त होता है √3/2 इंटू a यानी कि √3/2 हमें यानी विस्थापन y का मान प्राप्त हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी कि जब यानी डिस्प्लेसमेंट होता है यानी कि जो विस्थापन वो होता है वो यदि a √3/2 होता है तब हमारी जो इसकी गति होती है वो अधिकतम गति की आधी होती है यानी v मैक्सिमम/2 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी।
अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलांतर तथा पथांतर के मध्य संबंध होता है। यानी दोस्तों हमारी जो कोई तरंग होती है यानी कोई वेव होती है, यदि कोई गति करती है, उसका जो पथांतर होता है और कलांतर होता है उसके मध्य में रिलेशन बताना है, वो क्या होता है। दोस्तों याद रखना है, यदि हमारा जो कलांतर है वो डी फाई है और पथांतर डेल्टा एक्स होता है, तो उनके मध्य समांतर होता है, यानी डी फाई इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन में लेमडा इंटू डेल एक्स होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना, यदि हमें डेल्टा एक्स दिया हुआ हो और कलांतर पूछा जाए डी फाई, तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माध्यम की एकांक लंबाई में उपस्थित होने वाली तरंगों की संख्या कहलाती है। यानी दोस्तों मैं बताना है कि कोई माध्यम है और उसमें कोई तरंग गति कर रही है, तो उसकी एकांक लंबाई के अंदर जो उपस्थित तरंग होती है, यानी दोस्तों माना कि इसकी लंबाई का मान इकाई है यानी एकांक लंबाई है, इसके अंदर ये जितनी तरंगें उत्पन्न होंगी, इन तरंगों की जो संख्या होती है दोस्तों उसे कहते हैं अपन तरंग संख्या। वो राशि कहलाती है तरंग संख्या। इसे अपन डोनेट करते हैं कैसे, यानी कैसे प्रदर्शित करते हैं। दोस्तों याद रखना, किसी माध्यम में एकांक लंबाई में उपस्थित जो तरंगों की संख्या होती है, यानी कि यहाँ पर 3 तरंगें हैं, तो इन तरंगों की संख्या को अपन कहते हैं तरंग संख्या। इसका दोस्तों जो फॉर्मूला होता है वो भी याद रखना, और ये फॉर्मूला होता है कि इज इक्वल टू है 2 पाई अपॉन में लेमडा होता है। यानी तरंग संख्या का फॉर्मूला ज्ञात करने के लिए फॉर्मूला ये होता है 2 पाई अपॉन में लेमडा। तो याद रखना, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा इलेक्ट्रॉन के अनुगमन वेग में संबंध होगा। यानी दोस्तों मैं बताना है कि जो हमारी ड्राफ्ट वेलोसिटी होती है वी और हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, उनमें यानी संबंध क्या होता है, यानी उसका रिलेशन को मैं बताना है। दोस्तों हम जानते हैं जो वी का जो फॉर्मूला होता है, यानी ड्राफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू ई। यहाँ पर दोस्तों ये म्यू होता है, ये क्या होता है, ये होती है हमारी गतिशीलता, यानी हमारी मोबिलिटी होती है दोस्तों, उसे कहते हैं अपन म्यू से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से अपन इस फॉर्मूले द्वारा देखते हैं कि दोस्तों हमारा जो अनुगमन वेग होता है वी का मान, ये हमारा समानुपाती होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के यानी विद्युत क्षेत्र के। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला। याद रखना, जो हमारी ड्राफ्ट वेलोसिटी होती है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारी क्या होती है, समानुपाती होती है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी चालक तार में विद्युत धारा का प्रवाह होता है तो विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। यानी दोस्तों में दिया हुआ है कोई चालक तार है, उसके अंदर से यानी विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, यानी इसके अंदर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। तो हमें बताना है कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो किस प्रकार से होना चाहिए, यानी विद्युत क्षेत्र है तार के बाहर होना चाहिए या भीतर होना चाहिए या इसके लंबवत होना चाहिए या इसके अनुदिश होना चाहिए। दोस्तों याद रखना, यदि कोई चालक है उससे विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, तो जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान होता है दोस्तों, वो चालक के अनुदिश होता है और चालक के भीतर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो तार के भीतर होना चाहिए और लंबाई के अनुदिश होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी राशि मात्रक विहीन राशि है। यानी दोस्तों में बतानी है कि कौन सी जो अमाउंट है वो क्वांटिटी लेस है, यानी कि मात्रक विहीन है। दोस्तों हम जानते हैं, हमें ऑप्शन दिए हुए हैं, वो दिए हुए हैं दाब प्रवणता, विस्थापन प्रवणता, बल प्रवणता और वेग प्रवणता। यानी दोस्तों कोई भी यदि प्रवणता निकालनी हो, ग्रेडियंट निकालना हो कोई भी राशि का, तो अपन निकालते हैं दोस्तों, उसका निकालने के लिए डेल्टा एक्स के सापेक्ष उसका अपन अवकलन करते हैं यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। यदि दोस्तों हमें प्रेशर ग्रेडियंट निकालना है, दाब प्रवणता निकालनी है, यानी कि dp अपॉन dx कर देंगे, यानी कि विस्थापन के सापेक्ष इसका करते हैं अवकलन। इसी प्रकार से विस्थापन प्रवणता निकालेंगे तो हमारी हो जाएगी dx अपॉन dx हो जाएगा। और दोस्तों बल प्रवणता हो जाएगी हमारी, वो हो जाएगी df अपॉन में dx हो जाएगा। और वेग प्रवणता हो जाएगी हमारी dv अपॉन dx हो जाएगी। दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर जो हमारी विस्थापन प्रवणता होती है उसके अंदर ऊपर भी dx है नीचे भी dx है, यानी कि दोस्तों ऊपर भी इसका मात्रक मीटर होगा विस्थापन का, नीचे भी मीटर है। तो यहाँ से मीटर कैंसिल होती है और हमारी जो विस्थापन प्रवणता प्राप्त होती है दोस्तों में मात्रक के विहीन प्राप्त होती है, यानी मात्रक लेस प्राप्त होती है, इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि विस्थापन प्रवणता होती है dx अपॉन में dx होता है, यानी ऊपर भी विस्थापन नीचे भी विस्थापन, तो dx से dx हमारा कैंसिल हो जाता है और हमारी जो विस्थापन प्रवणता में प्राप्त होती है वो हमारी मात्रक लेस प्राप्त राशि प्राप्त होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब किसी निकाय पर कार्य करने वाला बल आघूर्ण शून्य है तो निम्न में से क्या नियत होगा। यानी दोस्तों में बताना है कोई निकाय है, उस पर कार्य करने वाला जो बल आघूर्ण है यानी टो है, उसका मान में दिया हुआ शून्य है। तो हमें बताना है कि कौन सी राशि निम्न में से नियत होगी।
दोस्तों हम जानते हैं जो हमारा बल आघूर्ण का फॉर्मूला होता है, यानी टो का जो फॉर्मूला टो इज इक्वल टू होता है वो DL अपॉन में होता है, DL अपॉन में डेल्टा T होता है दोस्तों। यानी कि कोणीय संवेग होता है उसमें परिवर्तन की दर के बराबर होती है। और इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है जो बल आघूर्ण है उसका मान 0 है, यानी टो का मान 0 है। तो हम देखते हैं यदि टो का मान अपन 0 रखते हैं तो दोस्तों में जो DL प्राप्त होता है वो भी 0 प्राप्त होता है। यानी DL क्या है कि दोस्तों हमारा जो कोणीय संवेग है उसमें परिवर्तन है, यानी कि दोस्तों उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, यानी L2 माइनस L1 है वो हमारा 0 प्राप्त होता है, यानी कि जो कोणीय संवेग हमारी अपरिवर्तित होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी कि दोस्तों यदि टो का मान हमारा नियत होता है तो टो इज इक्वल टू होता है DL अपॉन dt। यदि इसका मान 0 है यानी DL का मान 0 है, यानी कि इसके अंदर परिवर्तन नहीं हो रहा है, हमारी जो कोणीय संवेग होता है वो हमारी नियत होती है, एंगुलर मोमेंटम का मान नियत रहता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जी का मान होता है ध्रुवों पर अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर अधिकतम होता है, प्रत्येक जगह समान होता है, पृथ्वी के केंद्र पर अधिकतम होता है। यानी दोस्तों हमें बताना जो हमारी जो ग्रेविटी एक्सीलरेशन होता है यानी गुरुत्वीय त्वरण होता है, जी का मान हमें बताना कहाँ पर अधिकतम होता है। तो देखिए तो जी का मान जो प्राप्त होता है मैक्सिमम वो होता है ध्रुव पर, यानी ध्रुव पर इसका मान मैक्सिमम होता है। दोस्तों वो क्या होता है, क्योंकि हमारी पृथ्वी की आकृति होती है वो इस प्रकार होती है, यदि हमारा इक्वेटर लाइनर है नहीं विषुवत रेखा है तो यानी कि यहाँ पर इसकी जो त्रिज्या होती है दोस्तों, यहाँ पर इसकी त्रिज्या अधिकतम होती है और यहाँ पर इसकी त्रिज्या कम होती है पोल पर। तो यदि पोल पर अपन इसका मान निकालते हैं तो हम जानते हैं जी का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा GM अपॉन में R स्क्वायर होता है दोस्तों। जहाँ पर R का मान मैक्सिमम होगा वहाँ पर जी का मान कम होगा, और जहाँ पर R का मान कम होगा वहाँ पर जी का मान अधिकतम होगा। तो दोस्तों यहाँ पर पोल है, इसके लिए जो इसकी जो पृथ्वी की त्रिज्या होती है वहाँ पर पोल पर यानी कम है, तो ध्रुवों पर जो जी का मान हो जाएगा वो अधिकतम प्राप्त होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आज के लिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है और दोस्तों यही आज का लास्ट क्वेश्चन है कि वायु में ध्वनि का वेग ताप के बढ़ने के साथ घटता है, ताप के घटने के साथ बढ़ता है, ताप पर आश्रित नहीं होता है या ताप के घटने से घटता है। यानी दोस्तों हमें बताना है तो जो वायु के अंदर जो ध्वनि की वेलोसिटी होती है, साउंड की वेलोसिटी होती है वो हमें बतानी है किस प्रकार टेम्परेचर पर डिपेंड करती है। दोस्तों जो वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है साउंड ऑफ वेलोसिटी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो हमारा होता है रूट यहाँ पर होती है हमारी गामा RT अपॉन में M होता है। दोस्तों यहाँ पर जो T होता है ये हमारा टेम्परेचर होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि वेलोसिटी हमारी जो होती है वो हमारी रूट T के हमारी समानुपाती होती है। तो यहाँ से अपन देखते हैं जैसे जैसे टेम्परेचर को मान में बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी के मान में भी वृद्धि होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यानी दोस्तों यदि टेम्परेचर को घटाएंगे तो हमारी वेलोसिटी का मान भी घटेगा और टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो वेलोसिटी का मान भी बढ़ेगा, क्योंकि जो वेलोसिटी है हमारी वो रूट टी के समानुपाती होती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। दोस्तों जो आज क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन क्वेश्चनों को सभी को दोबारा से यदि आपको समझ में नहीं आए तो दोबारा वीडियो को देखिए, इनको सोल्व करें दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी क्वेश्चन के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। यदि दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इसको लाइक करें। जय हिंद दोस्तों।